बात करेंगे नाजरीन, शहरियत तरमीमी कानून बनने के बाद इस कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हुआ। कई मकामात पर तशद्दुद हुए, तोड़फोड़ हुई, पुलिस की कार्रवाई में कई लोग हलाक हुए। हुकूमत ने कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों पर एहतजाज करवाने और तलबा को उकसाने का इल्ज़ाम लगाया। अब हुकूमत शहरियत कानून को आम लोगों को समझाने की कोशिश में लगी है कि ये कानून शहरियत देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि शहरियत कानून और हिमायत और मुखालफत। पूरे मुल्क में तब से सीए बिल पास हुआ है, कानून की शक्ल में आया है, मुखालफत लगातार हो रही है। मुल्क का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर इस कानून की मुखालफत हो रही है। और उसके फौरी बाद एनपीआर के ताल्लुक से जब अमित शाह का बयान आया, एनपीआर को कैबिनेट ने मंजूरी दी, उसके फौरी बाद उसको भी एनआरसी की शक्ल में ही देखा जा रहा है। और वहीं मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी ने एनआरसी और शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया। प्रकाश अंबेडकर की क़यादत में बड़ी तादाद में लोग दादरी टेटी सर्कल पर जमा हुए। एहतजाजियों ने शहरियत कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। प्रकाश अंबेडकर जो है वो इतना लेट क्यों निकले? कहाँ से रैली निकालने के लिए, विरोध के लिए? सवाल ऐसा है कि हर कोई मुसलमानों की रैली निकाल रहा है। उस मुसलमानों के रैली में तो हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन ये बात समझाना कि हिंदुओं को भी काफी बड़ी तकलीफ होगी इसमें, उनको जागृति लाने में। और आरएसएस वाले जो प्रचार कर रहे हैं कि एनआरसी जो है, सीए जो है, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, तो उसको काट के हिंदुओं में जागृति लाना और जो इफेक्टेड है उन सबको जो है वो हम लोग ने आज रास्ते पे उतारा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसकी सपोर्ट में आ रही है, तो हिंदुओं को कन्विंस कर रही है बीजेपी के ये कानून सही है? यही तो हम लोग की लड़ाई है कि हिंदुओं को कन्विंस करने की ये उनके खिलाफ का कानून है, उनके साथ। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी ने शहरियत कानून की हिमायत में रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि इस कानून के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये कानून शहरियत देने के लिए है, शहरियत छीनने के लिए नहीं। सीए के कि उसके अंदर में ये जो कानून जो है ये नागरिकता देने का, नागरिकता छीनने का नहीं है। पूरे देश के अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है और इस भ्रम के उसमें कोई ना आए। और इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इस देश के नागरिक हैं, सब अभी भी नागरिक हैं। किसी की हम सदस्यता नहीं छीनने जा रहे, नागरिकता नहीं छीनने जा रहे। हम जो प्रताड़ित लोग हैं उसमें एक शब्द का उपयोग किया है, जिन्होंने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ना भोगी है, ऐसे लोगों को जो है हम यहाँ पे नागरिकता दें, जो शरणार्थी उनको। आइए इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं धनराज बंजारी, जो कि नायब सदर हैं वंचित बहुजन अखाड़ी के। धनराज जी, आपका स्वागत है इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि आपकी पार्टी काफ़ी देर से निकली। हालांकि प्रकाश अंबेडकर ने पहले से ही कहा था कि इस कानून के हम खिलाफ ज़रूर हैं, लेकिन इसे देखना पड़ेगा। लेकिन निकलने में, यानी जनता के बीच निकलने में काफ़ी देर कर दी वंचित बहुजन अखाड़ी ने। धनराज जी। नहीं, देर तो नहीं इसको आप कह सकते, क्योंकि बाकी जगह पे भी हुआ है। आज बम्बई में भले ये पहली बार हुआ जी। हम लोग ये परख कर, जानकर, सोचकर, इसको एनालाइज कर ही मैदान में उतरे हैं। जबकि हमने देखा कि सरकार के इरादे जैसे वो कह रहे हैं ये पाक नहीं है, इनके इरादों में कहीं कुछ तो कमी है। वो इस प्रकार की है कि सीएए, एनआरसी और उसके बाद में अभी एनपीआर, तो ये एक के बाद एक जो ट्रायल बेसिस के ऊपर इन्होंने चलाया है। हमें सबसे पहले ये चीज समझ में नहीं आई कि इस कानून का मकसद, इस कानून की बुनियाद, इस कानून का बेस जो है बुनियादी तौर पे मजहब क्यों हो, जो कि सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आर्टिकल 15 और 14 को मात देता है। दूसरी बात हमने देखी कि यहाँ पे जरूर कोशिश इनकी ये है कि सिर्फ मुसलमानों को इस बिल के बाहर रखा जाए, ताकि मुसलमान अपने हक के लिए, अपने नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए लड़ते रहे, झगड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और आम जनता में ये बात फैल जाए कि ये जो लेकिन धनराज जी, सरकार का तो यही कहना है कि ये जो कानून है वो नागरिकता देने के लिए है, छीनी नहीं जा रही है। मुसलमान को जाके कोई ये तो नहीं पूछ रहा है
ये सिर्फ वो लोग जो बाहर से आए हैं उनको नागरिकता देने का, उनको शहरियत देने वाली बात है। सरकार का फोकस तो इसी चीज पर है। तो भैया ये सारे प्रावधान तो हमारे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मौजूद है। इसके नए बिल के तहत आप क्या करना क्या चाहते हो? ऐसी कौन सी गुहार लगाई है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं ने या गैर मुस्लिमों ने? ऐसी कौन सी गुहार लगाई है जिसके तहत आप उनको यहां पर न्योता देना चाहते हो? और मान लो वो आ भी जाते हैं तो लगभग 4 करोड़ लोग हैं, उसमें से मान लो आधे भी आ गए तो 1.5 करोड़ लोगों के रहने, बसने, कामकाज करने, नौकरियों का आपके पास इंतजाम है? आपने ये देखा है? जबकि आपके खुद के देश में इतनी बेरोजगारी है, लोग बिलक बिलक के काम मांग रहे हैं, नहीं मिल रही, महंगाई चढ़ी पड़ी है। आपने वायदे खूब किए थे जनाब, जब आपने डिमोनेटाइजेशन लाया था, नोटबंदी के बाद क्या हुआ? आपने वायदे जीएसटी पे भी किए थे, क्या हुआ? आज हमें ये यकीन नहीं है कि सरकार जो कह रही है इस पे हम लोग पूरी तरीके से इत्मीनान करें। ये मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे साथ अमित चमदानी भी हैं, बीजेपी तर्जुमान है छत्तीसगढ़ से। अमित जी, इत्मीनान नहीं है पार्टियों को, मशकूक है आपकी सरकार। ये कानून जिस तरह से लगातार बनाए जा रहे हैं, धनराज जी का यही कहना है कि आप पहले सीए लाते हैं, फिर एनआरसी की बात भी कर रहे हैं, फिर एनपीआर पर भी अब शक है। एनपीआर जो कि पहला स्टेप है एनआरसी का, यह बताया जा रहा है। सरकार की किसी बात पर यकीन नहीं किया जा रहा है, वजह क्या है? अमित चमदानी, कैसे यकीन दिलाएगी सरकार इस कानून को? हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग राष्ट्रीय चैनलों पर बैठ करके देश को खुलेआम भ्रमित करता है। मैं अब साबित करता हूं कि आपके चैनल पर अभी 1 मिनट पहले जनता को भ्रमित किया गया। मेरे जो साथी हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका जी, उन्होंने अभी कहा कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लोग आएंगे, वो कहां जाएंगे, यहां के लोगों के रोजगार का क्या होगा, वो देश पर बोझ होंगे। देखिए, अगर ये कानून को पढ़ते तो इनको मालूम होता कि ये कानून 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में आ चुके हैं वो आएंगे नहीं, उनके लिए लागू है। आप कानून पढ़ते नहीं, आप लोगों को आप जानबूझ के भ्रमित करते हैं, और उनके रोजगार की चिंता नहीं है। वो यहां रह रहे हैं ऑलरेडी, वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। सवाल इतना है कि कुछ कागजातों की जो सख्ती थी उसकी वजह से उनकी नागरिकता वर्षों से पेंडिंग थी। अभी जो 11 वर्ष का प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट 1955 में था उसको 5 वर्ष किया गया है, और कुछ कागजों में सरलीकरण किया गया है। उसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग यहीं रहे हैं। एक बात इन्होंने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की, मैं उसको दूर करता हूं। दूसरी चीज जो इन्होंने भ्रमित करने वाली कही कि इसकी मांग किसने की, ये कानून कैसे आया? तो सर स्टडी कर लीजिए, 1947 सितंबर में गांधी जी ने कहा था कि जो भी लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं वो जब भी भारत आएंगे, कोई भी सरकार होगी, उनके अधिकारों की रक्षा करना वो सरकार की बाध्यता होगी, कर्तव्य नहीं। थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दीजिए, बाध्यता होगी। 1947 में ही नवंबर में कांग्रेस की कार्य समिति में प्रस्ताव आया, लेकिन अमित जी 1950 में नेहरू जी ने लिखित में समझौता किया। क्या ये कहा गया था कि आप एक वर्ग को छोड़ दें? 2003 में मनमोहन सिंह जी ने कहा, ये मांग वर्षों से उठती आई है। ठीक है, कानून तो पहले आ जाना चाहिए था। नहीं, ठीक है, कानून आया है, आप शहरियत दीजिए, नागरिकता दीजिए, लेकिन क्या एक वर्ग को, एक तबके को छोड़ दिया जाए? ये कहा था गांधी जी ने। इसमें मैं जवाब देना चाहूंगा। जरूर कांग्रेस ने जो 1947 नवंबर में प्रस्ताव पारित किया था, आप भी मीडिया से हैं, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने गैर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया था अपने प्रस्ताव में। देखिए, संविधान के आर्टिकल 14 के बारे में भी भ्रमित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये अलाउ नहीं करता। आधा आर्टिकल पढ़ के आते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि इट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन, लेकिन उसका प्रोविजन तो पढ़िए। अगर आपके पास रीजनेबल क्लासिफिकेशन है तो आप कर सकते हैं, आप प्रोविजन तो करिए। मुझे बोलने दीजिए, मैं 1 मिनट बस लूंगा। मैं बहुत स्पष्ट करने वाला हूं स्थिति को, उसके बाद आप सभी कहिएगा। जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन धार्मिक उत्पीड़न है इस्लामिक देशों में। तो इस्लाम को मानने वाले लोग अगर इस्लामिक देशों में प्रताड़ित होते हैं तो वो धार्मिक उत्पीड़न नहीं कहलाता, सेक्टेरियन वायलेंस कराता है। तो आर्टिकल 14 उसको प्रोहिबिट कर देगा, क्योंकि हमको आधार 1 रखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 14 के हिसाब से ही इन समुदायों को लिया गया है। ये 3 देश तीनों इस्लामिक हैं। हमने श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल से भी किसी को नहीं लिया, वहां पे भी हिंदू हैं, हम
उनको भी ले लेते। उनको भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि धार्मिक उत्पीड़न उनका वहां नहीं हो रहा है, ना ही वो देश इस्लामिक है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि प्लीज पढ़िए, उसके बाद देश को बताइए। ठीक है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद भी जुड़े हैं। खुर्रम शहजाद, इस वक्त आप काफी भीड़ के बीच हैं, क्या कुछ आपको इस वक्त देखने को मिल रहा है? लगातार एहतजाज चल रहा है, लोगों का मुतालबा यही है कि इस कानून को वापस लिया जाए। अमित यहाँ कह रहे हैं कि लोग इस कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और सियासी पार्टियां भ्रमित कर रही हैं, उकसा रही हैं आम जनता को। शहजाद, देखिए जिलानी, जो सबसे अहम बात यह है कि अभी अभी यहाँ पर यूपी सदन यानी यूपी भवन का एक घेराव का ऐलान हुआ है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया है जहाँ से ये आवाज़ उठी थी कि सीएए और एनआरसी को हम नहीं मानेंगे। अब एनआरपी के खिलाफ भी, एनपीआर के खिलाफ भी यहाँ पर आवाज़ उठ रही है। मैं अभी आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं, कितने ज़्यादा लोग हैं। हालांकि अभी अभी यहाँ पर जो पूरा प्रदर्शन है, जो पूरा एहतजाज है, वो खत्म हुआ है। आज 12 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो ये एहतजाज है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही कहना चाहिए पूरा अमन एहतजाज ये लगातार हो रहा है। हर तरफ आप देखेंगे नो सीएए, नो सीएपी, नो एनआरसी, नो एनपीआर, इस तरह के आपको यहाँ पर सारे नारे नजर आएंगे। आपको ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो एक पूरा जो माहौल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारे लोग हैं जो लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। एक खातून कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं नेहटौर की रहने वाली हूँ। जुमे के दिन मेरे पड़ोस का बच्चा यानी कि मेरे भतीजों में लगता था, वो नमाज पढ़ के अपने ताए के घर दूध लेने गया था। इतने में पीछे से नए बाजार से जलूस आ रहा था, उसे कुछ नहीं पता था जलूस के बारे में, और उसने पुलिस ने गोली चला के उसकी हत्या कर दी, शहीद कर दिया उसको। एक और लड़का सुलेमान जो आईपीएससी की तैयारी कर रहा था। ये सारी खबरें यहाँ पर भी आई हैं, पूरी दुनिया ने सुना है। अब आप क्या चाहती हैं उस पूरे मामले में? मैं पूरे मामले में ये चाहती हूँ, जिस तरह से एएसपी साहब ने बिजनौर के सुलेमान को ये कहा है, 3 दिन के बाद उन्होंने कबूला है कि उसकी गोली पुलिस की गोली लगी है, तो पुलिस की गोली लगी है, वो भी 3 दिन के बाद एएसपी साहब ने मतलब इस बात को कबूल किया है। तो मैं चाहती हूँ कि अनस को भी पुलिस की ही गोली ने उसको मारा। अगर ऐसी बात है तो पुलिस वहाँ की जांच करे, क्योंकि जहाँ पे अनस के गोली लगी है वहाँ पे एक भी कोई गोली है नहीं, वहाँ पे एक बिल्कुल इस मामले की जांच होनी चाहिए। सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं ये आपकी टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो बात अब तक निकली वो सब मीडिया के सामने से, पुलिस वालों की बर्बरता और जैसे जैसे पब्लिकों पे जो लाठीचार्ज हुए, सब लोगों ने देखा क्या सच है क्या झूठ है, सब लोगों ने देखा। मानने को तैयार हो ना हो, लेकिन हम अपनी खिलाफत तो दर्ज करके रहेंगे और ये प्रोटेक्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये सीएए एनआरसी वापस न लिया जाए। लेकिन एनआरसी की बात हो रही थी, सीएए की बात हो रही थी, लेकिन अब एनपीआर आ गया है। सरकार की तरफ से, बहुत सारे नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोगों को भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। उस सीए एक्ट जो लिखा हुआ है, जो दर्ज जो एक्ट, वो जो उतना पता नहीं हमें, लेकिन उसमें जो ये उसका ये पहला हिस्सा है। ये एनपीआर जो है सीएई का ही हिस्सा है। यहाँ से जब सबके नाम, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सब लिए जाएंगे, उसके साथ वो क्या कर सकते हैं ये आप सोच सकते हैं, आप समझते हैं, सब लोग समझदार हैं यहाँ पे। एनपीआर, अब आप लोग एनपीआर का क्या करेंगे? सर, हम जिस तरह से सीएए को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे आर्टिकल 14, 15 और 21 के खिलाफ है। हमने एनसीआर को भी रिजेक्ट, एनआरसी को भी रिजेक्ट किया था, क्योंकि हमने कह दिया था कि एनआरसी भी हम नहीं लाने देंगे। इसी तरह एनपीआर को भी हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि एनपीआर भी एक चोर दरवाजा है एनआरसी में घुसने का, ठीक है। क्योंकि इसके जरिए आप ये कह रहे हैं, इसमें ये करें कि 2010 और 11 वाला, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपके पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, पैलेस पूछा जा रहा है, उसके अलावा और ऐसी ऐसी चीजें पूछी जा रही है, और उसके अंदर जरा सा भी अगर डिसमिस होता है तो उसके बाद आपको डाउटफुल सिटीजनशिप के लिस्ट में डाला जाता है। और इसी के जरिए जो आसाम में हुआ है वो तरीका यहाँ भी अपनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। हम जितना भी है, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो एनपीआर हो और चाहे सीए हो, हम हर एक को रिजेक्ट करते हैं, और हमारी लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक गवर्नमेंट इसको खत्म। देखिए ये वो डर है, ये खौफ है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको एक तस्वीर और भी दिखाना चाहूंगा। देखिए क्या है, ये बच्ची यहाँ पर ये क्या कहने के लिए आई है।
दिमाग चाहिए साहब देश चलाने को, ये देश चाय की दुकान थोड़ी है। बेटा क्या आप ये जो लेकर आई हो, क्या कहने के लिए आई हो? मोदी और अमित शाह वो सबको गुमराह कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह सबको गुमराह कर रहे हैं। देखिए ये बच्चों की ज़बान है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, आप कैमरा ये जूम कर लीजिए। हमारे संसद के एंट्रेंस हॉल पे लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। उस संसद के अंदर बैठ के जो हमारे सांसद हैं वो धर्म के नाम पे ये कानून बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसदों को कि जो हमारे संसद भवन के एंट्रेंस हॉल पे लिखा हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज फैमिली। ऐसे संसद में बैठ के ये धर्म के नाम पे कानून बनाते हैं। ऐसा कानून देश में चलने वाला नहीं है, ये बंटवारे की साजिश है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये कानून तो बन गया है, आप लोगों का एहतजाज है वो लगातार जारी है? हाँ हमारा एहतजाज अब सुप्रीम कोर्ट में हमारा एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि ये देश को धर्म के नाम पे बंटने नहीं देंगे। इस जामिया के लिए आपको याद होगा, आपको पता होगा, गांधी जी ने कहा था कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, और उसको जामिया ने सिद्ध कर दिया कि क्यों गांधी जी आज गांधी के भारत के लिए जामिया खड़ा है, और हम सारे खड़े हैं, सारे स्टूडेंट आज हिंदुस्तान के खड़े हैं इस गांधी के। नौजवान नस्ल है जो यहाँ पर लगातार खड़ी और कह रहे हैं कि जब तक इस कानून को वापस नहीं ले लिया जाएगा हम नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। हाँ बताइए जी। ये जो एनपीआर जो नया आया हुआ है, ये इस पे मोदी जी और ये अमित शाह जी ने कहा था कि ये एनआरसी का ये कोई इससे लेना देना नहीं है। मैं उनसे बता दूं, उन्हीं का होम मिनिस्ट्री उस पे बुक में लिखा हुआ है कि एनपीआर जो है ये पहला स्टेप है एनआरसी का। इसीलिए हम लोग एनपीआर को हम लोग नहीं रजिस्टर करने वाले हैं, इस पे हम लोग नहीं भरने वाले हैं। और ये जो 2010 का जो एनपीआर था उससे ये पूरा डिफरेंट अलग है, इसीलिए हम लोग इसे नहीं भरने वाले हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है जनाब इसको मत जोड़िए, ये अलग अलग है, इसके जरिए से हमारी जो फलाह की स्कीमें हैं, गरीबों की मदद के लिए स्कीमें, वो डाटा लिया जाएगा। ये डाटा जो है, तो ये डाटा में इसमें चेंज क्यों किया गया है? जो 2010 का जो एनपीआर है उसे क्यों चेंज किया गया है? उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हुई है। तो और उनके ये जो सरकार जो बोल रही है ये पूरे झूठ बोल रही है, ये पूरा सामने लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार तो एनआरसी और सीएए को भी एक नहीं बता रही थी, लेकिन बाद में मोदी और अमित शाह ने जो बताया कि हमने एनआरसी पे कोई बात नहीं करी है, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने एनआरसी का बता दिया था, और मोदी जी ने अभी जो बयान किया है कि हमने एनआरसी के बारे में अब तक कोई बात ही नहीं करी है। तो सरकार ये कह रही है कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए हमारे साथ और दो मेहमान भी हैं, खुर्रम धनराज वंजारी जी वंचित अघाड़ी से और अमित चमनानी बीजेपी से हमारे साथ हैं। धनराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जिस तरह से अमित ने कहा कि पूरी तरह से आर्टिकल को समझा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, इसका जवाब आप देना चाह रहे थे धनराज जी? जी, उसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि अमित जी इस बात को समझ ले, हम उनकी उम्र कम होने के बाद भी उनको अमित जी कहते हैं। वो जब ये कह रहे हैं कि लोग पढ़ के नहीं आते और लोगों को ये भ्रम पैदा करते हैं, तो वो जान ले कि चैनल पे बोलने वाला कौन है। उन्होंने ये जो बात की बड़ी जाकी तौर पे बड़ा इंसल्टिंग बात है कि मैं बंबई के विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थॉट्स का विजिटिंग प्रोफेसर हूं, और वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये उनका श्रेष्ठतम गंड जो है, दे आर द विक्टिम्स ऑफ सुपीरियरिटी। इसको अपने दिमाग से बाहर फेंके, वरना जाकी तौर पे मैं इसको इंसल्ट समझूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं तुमको बोलता हूं, उन्होंने बोला भ्रम पैदा कर रहे हैं। अरे भ्रम तो देश का भ्रम मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए जिलानी साहब। जी धनराज जी। भ्रम तो वो तब पैदा होता है कि जब देश का पंतप्रधान कहता है कि हमने ये एनआरसी ना पार्लियामेंट में डिस्कस किया, ना कैबिनेट में डिस्कस किया, जबकि खुलेआम एनआरसी का जिक्र खुद के होम मिनिस्टर ने अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में किया, जहां तक कि देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण में एनआरसी का नाम आया है। तो क्या बगैर तुम्हारे डिस्कस किए हुए मंत्रिमंडल या पार्लियामेंट में वो नाम आया है राष्ट्रपति के अभिभाषण में? ये बात हमारे पढ़ाई की निकालते हैं, ये बात नेशनल चैनल पे आके भ्रमित करने की बात निकालते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, ये बता दे कि 1957 में जब बड़े गुलाम अली खां कॉन्सर्ट के लिए आए थे, उनको सिटीजनशिप बरकरार कर दी थी भारत सरकार ने, वो किस सेक्शन में करी थी? इतना खाली बता दे, मैं मेरे सारे लफ्ज वापस ले लूंगा। ठीक है, आपकी बात का जवाब देंगे अमित। यहां पर रुकूंगा मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धनराज जी, आपकी बात का जवाब अमित देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शहरियत तरमीमी कानून खिलाफ और
हिमायत में इस वक्त रैलियां निकाली जा रही हैं। धनराज जी ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब अब देंगे अमित चिमनानी, जो कि बीजेपी के तर्जुमान है। अमित, जिस तरह से आपने कहा कि भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है, धनराज जी का कहना है, जो सवाल उन्होंने उठाए, कि भ्रम तो आपकी पार्टी, आपके होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं आदरणीय धनराज जी को कहना चाहूँगा कि उन्हें अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई मेरी तरफ से बात हुई, तो मैं क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। जी। दूसरा एक विषय में ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट कहा कि जो नए लोग आएंगे उससे यहाँ के लोगों के रोजगार पे, यहाँ के लोगों के अधिकारों पे फर्क पड़ेगा। तो सर, बात तो आपने जो कही वो ठीक नहीं थी, उसको ऑब्जेक्ट करना मेरा काम है, तो उसको पर्सनलाइज नहीं लेंगे। दूसरी चीज, बार बार अभी एनसीआर और एनपीआर की बात है। एनपीआर का कॉन्सेप्ट तो 1-2 दिन पहले ही डिक्लेयर किया गया है, लेकिन ये हिंसा, ये भ्रम तो बहुत दिनों से फैला रहे हैं। मैं एक मासूम सा सवाल पूछना चाहता हूं। एक बच्ची को टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे धनराज जी हम लोग, उस बच्ची की उम्र मैं समझता हूं 4-5 साल होगी। वो बच्ची अभी 2+2 करना सीख रही होगी, तो उससे सीएए के विरोध में बुलवाया जा रहा है। क्या ये देश में चल रहा है कि आप बच्चों को 5 साल के 6 साल के बच्चों को आप तख्तियां देकर उनको समझा करके टीवी में इंटरव्यू दिलवा रहे हैं कि सीए के खिलाफ? क्या बच्ची वो सीए समझेगी? सर, आप इस चीज पे जरा कमेंट करिएगा कि इस प्रकार के बच्चों का तख्तियां उठाना और सीए को ना समझ करके उसका विरोध करना क्या जायज है? मेरा बहुत ही विनम्र सवाल है। दूसरी चीज, 1000 बार ये चीज स्पष्ट कर दी गई है कि भैया एनआरसी का प्रारूप नहीं बना है। अब पता नहीं कहां से कोई कहता है नहीं बना, नहीं, सवाल यही है ना अमित, नहीं बना, एनआरसी पे कोई बात नहीं हुई, प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं। लेकिन एनआरसी आएगा, एनआरसी होगा, ये अमित शाह तो कह ही रहे हैं। और एनपीआर में भी जो तब्दीलियां की है सरकार ने, उस वजह से भी अब ये मशकूक हो गया है, शक के दायरे में आ गया है जनता के। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम सीए और एनआरसी लाएंगे, उसके बेस पे हमको 303 सीटों का बहुमत मिला। तो अपने घोषणा पत्र में जो हमने बातें लिखी उसको पूरा करना क्या संविधान का उल्लंघन है? क्या कोई भी कानून बनता है तो उसको राज्यसभा और लोकसभा से बहुमत से पास करा करके उसको कानून बनाना संविधान का उल्लंघन है क्या? उसके बावजूद भी 5000 बार माननीय गृह मंत्री जी ने, मोदी जी ने ये कहा है कि यहाँ देश के मुसलमान भ्रमित किए गए हैं, आप ना होइए भ्रमित, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, उसके लिए हम स्पेशल कमेटी बनाएंगे। लेकिन अमित, एनपीआर में कुछ तब्दीलियां की है सरकार ने, उस तब्दीलियों पर भी अब लोगों को डर हो रहा है कि ये तब्दीली सरकार ने की क्यों है? अगर पहले जिस तरह से एनपीआर होता था उसी तरह से कराया जाए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सर, इनको डरा कौन रहा है? इस चीज को, इस सवाल को पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि अभी जो मेरे मुसलमान भाई, मैं जिनका इंटरव्यू देख रहा था, जो ये कह रहे थे कि आर्टिकल 14, 15 और 21 के खिलाफ है, तो एक बार उनसे पलट के तो पूछ लीजिए कैसे खिलाफ है। 14, 15 और 21 में क्या लिखा है? देखिए कौन वहां जा रहा है, कौन इनको भ्रमित कर रहा है, कौन इनको डरा रहा है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए। और ये जो मेरी बहन, ये मेरी जो माँ कह रही थी कि वहां पे किसी की मौत हुई है, हम इसके खिलाफ हैं, इसकी जांच हो, मासूमों को, बेगुनाहों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जो भ्रम का वातावरण जिस प्रकार फैलाया जा रहा है, और आप जैसे लोग, धनराज जी, आप अगर यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके अपील करेंगे कि प्रोटेस्ट करें, आप किसी प्रकार की हिंसा ना करें और सभी शांतिपूर्ण हो, अपना प्रोटेस्ट हो, सभी की सुरक्षा हो, आपको हमको मिलकर के यही मैसेज देना है और भ्रामक जानकारी से दूर हमको रहना है। लेकिन अमित, अगर सरकार का ये कानून किसी को डरा नहीं रहा है, ये किसी के लिए तकलीफ नहीं है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक क्यों चले गए? फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग इसीलिए गए हैं क्योंकि एक पार्टी 125 साल पुरानी, उसके बहुत से कार्यकर्ता हैं। मैं आपको बताऊंगा, अभी आपने एक कहीं के विजुअल दिखाए, मुझे नहीं पता, रायपुर में आज बहुत बड़ी समर्थन रैली थी, उसके विजुअल से आपको पता चलता कि किस प्रकार भ्रम दूर हुआ है। रायपुर का एक व्यक्ति जो यहाँ की कांग्रेस का महासचिव है, वो दिल्ली में जाकर खुद को जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र कहता है और वहाँ आगजनी करता है। वहाँ एनडीटीवी में उसने बाइट्स दिए हैं, बहुत सारे कांग्रेस के लोग जाकर लोगों को भड़का रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने पिटीशन लगाए हैं। मैं कहता हूं 50 और पिटीशन लगा दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट तो करें। कांग्रेस कह रही है ना संविधान का उल्लंघन है, आपने सुप्रीम कोर्ट में मामला डाल दिया, अब इंतजार करिए। सड़कों पर आप भड़का रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर रहे हैं और कहते हैं संविधान का उल्लंघन है। संघ सूची में संसद को यह अधिकार है नागरिकता देने का। जी धनराज जी, जो भी धनराज जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आपने खटखटा लिया है तो क्या इंतजार नहीं किया जा सकता? धनराज जी, नहीं,
इनका मेन कहना जो है कि ये मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ ये है। एक्चुअली हमने ये बताया है आज पॉइंट कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये इसका एक चेहरा है, ये दिखाकर कि मुसलमानों के खिलाफ है। एक्चुअली ये 40% उन जनजातियों, ओबीसीओ, माइक्रो ओबीसीओ के खिलाफ है, उन भटके विमुक्त लोगों के खिलाफ है कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। अभी एनपीआर की इन्होंने बात कही, एनपीआर में ये अमित जी, खैर मुझे आप बता दीजिए, डोंट टेक इट पर्सनल, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपके दादी के मम्मी की बर्थ डेट आपको पता है? ये जो फॉर्म भरा रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, हमें ये गुमराह किया जा रहा है। मैं हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा। जहां हिंसा हुई है वहां पर ताड़न जरूर हो, उसके ऊपर केसेस हो, तहकीकात हो। आज मैं मिसाल देना चाहता हूं, 1.5 लाख लोग आपके रिपोर्टर्स उपलब्ध थे, गिन लीजिएगा, 1.5 लाख लोगों के मौजूदगी में दादर जैसे मुख्य एरिया में बंबई के आज आंदोलन हुआ। एक भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। जब सड़कों पर पूरे लोग उतर रहे हैं, किसी किसी राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सारे इंटेलेक्चुअल्स इस पे कह रहे हैं, तो भाई साहब थोड़ा सा नरम दिल से सोच तो लो कि क्या पूरी जनता पगला गई है? बस जितनी होशियारी, जितना अकलमंदी है, सिर्फ आप ही के पास है। मुंबई में किसी की बात आप सुनते नहीं है। घर में पैदा हुआ, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में एनआरसी नहीं आएगा, आईपीएस ऑफिसर हैं, ये तो जानते हैं कम से कम। जी मुझसे सवाल है। जी अमित जी, ये बात एक अलग है। जो आप बॉम्बे में आपने बात बताई कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ, मैं बहुत ही सराहना करना चाहूँगा इस चीज़ की कि जो भी प्रोटेस्ट जिसको भी करना है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करे। हम निवेदन करते हैं कि किसी भी प्रकार का जान माल का कोई हानि किसी का ना हो। नंबर दूसरी बात, एनपीआर की बात हो चाहे एनआरसी की बात हो, सीएए, एनआरसी और एनपीआर को रोज मिक्स कर दिया जाता है। बात होती है सीएए के समर्थन या विरोध की, उसमें फिर एनआरसी घुस जाता है, फिर एनपीआर घुस जाता है। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जैसा धनराज जी ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए। मैं यहाँ बैठ करके आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ समय दे दीजिए सरकार को। मैं देख रहा हूँ जब से सीए आया है अफवाहों का बाजार गर्म है, लगातार कुछ न कुछ वक्तव्य सभी के आ रहे हैं आंदोलनों ने। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन आप सरकार को, ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े। खुर्रम शहजाद, वक्त कम है, बहुत जल्दी से अपनी बात कर लें। देखिए, लगातार ये बात कही जा रही है कि लोगों भड़काया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शॉर्ट में मुद्दे बताइए, आप किसके कहने पर यहाँ आए? मैं किसी के कहने पर नहीं आया हूँ। मैं एनपीआर के सिलसिले में मैं बात करना चाहता हूँ। एनपीआर एनआरसी का इसका एक चोर दरवाजा है ना। ठीक, जिस तरह हमने एनआरसी को रिजेक्ट किया है, सीए को रिजेक्ट किया है, लोगों के जहन में यही बात है कि कहीं ना कहीं ये सीएए, एनआरसी और एनपीआर ये एक दूसरे से जुड़े हैं। लोगों को, सरकार को इस पर सफाई देने की जरूरत होगी और सरकार भी यही चाहती है कि लोगों तक सही मैसेज मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।